नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल क्लास 12th की है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। उसका हम वन शॉट वीडियो इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और ये वीडियो मैं 20 से 30 मिनट के अंदर समाप्त कर दूंगा, और जिससे कि आपको 2 बार या 3 बार देखने में आसानी हो। और ये वीडियो मैं बनाऊंगा आज से जो भी, तो वो मैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बनाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये पहले ज़रूर कर दे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मानव भूगोल होता क्या है। तो मानव भूगोल क्या होता है ये देखेंगे। तो मानव भूगोल वह शाखा होती है जिसके अंदर मनुष्य तथा प्रकृति एवं सामाजिक या सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल क्या है, तो मैं एक साधारण शब्द में कहूँ तो मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध होता है, मानव और जो प्रकृति के बीच जो संबंध होता है वही मानव भूगोल होती हैं दोस्तों। और ये दोस्तों डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके एक ज़रूर बनेगा कि मानव भूगोल क्या होता है। और अब देखें हम, अब आप बढ़ते हैं आगे। तो अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं। तो किस विद्वान ने क्या कहा है। तो इसके अंदर हम 3 परिभाषाएं आपके बुक के अंदर दी रखी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 ही लिखी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपको याद ज़रूर कर लेनी है। ये भी आपके एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछी जाती हैं दोस्तों। तो पहले हमारे जो कि रेड जेल की हैं। तो रेड जेल कहते हैं कि मानव भूगोल होता है वो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का क्या होता है, अध्ययन होता है। यहाँ पर संश्लेषित लिखा नहीं दोस्तों, संश्लेषित अध्ययन होता है। तो रेडजल क्या कहता है, तो यहाँ पर संश्लेषित अध्ययन के बारे में बताता है कि मानव भूगोल क्या होता है, मानव समाज और धरातल के बीच है वो संबंधों का संश्लेषित अध्ययन होता है। इसके अंदर हम देखें तो आपको ये पता चलेगा कि मानव भूगोल यानी कि मानव हो गया और धरातल यानी कि प्रकृति हो गया। तो मानव और प्रकृति के बीच संबंध है जो कि संश्लेषित अध्ययन, ये कहा किसने, ये भी रेडजल ने कहा है। और मानव भूगोल का मतलब ही यही होता है। और अब देखें एलन सी सैंपल की परिभाषा देख लेते हैं, जो कि रेडजल की शिष्य थी। तो मानव भूगोल गतिशील पृथ्वी और परिवर्तनशील मानव के संबंधों का अध्ययन है। ये है ना एलन सी सैंपल के अनुसार परिभाषा है। एलन सी सैंपल ने कहा कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल गतिशील पृथ्वी और परिवर्तनशील मानव के संबंधों का अध्ययन है। इसके अंदर आपको दोस्तों सबसे पहले है ना किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले याद करते समय परिवर्तनशील मानव के संबंध और गतिशील पृथ्वी, ये आपको कीवर्ड है, ये याद करके आप पूरी परिभाषा को याद कर सकते हैं और याद रखने में भी ये मदद मिलेगी आपको इस कीवर्ड के माध्यम से। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। तो मानव भूगोल किस प्रकार की इसकी प्रकृति है, तो देखते हैं। तो पहला है कि मानव भूगोल है वो पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का क्या है, अध्ययन है। यही मैंने बताया था, मानव प्लस प्रकृति, मानव प्लस प्रकृति, मानव प्लस प्रकृति, मानव और प्रकृति के बीच संबंध है जो कि यहाँ पर देखे जाते हैं। और मानव प्लस प्रकृति या पर्यावरण, कुछ भी कहो, प्रकृति और पर्यावरण एक ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको पता चल गया कि मानव भूगोल क्या है, तो मानव प्लस प्रकृति का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। दूसरा पॉइंट है कि यह मानव की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन है। मानव भूगोल के अंदर क्या किया जाता है कि मानव क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसका सभी का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय के, द्वितीयक हैं, तृतीयक व्यवसाय हैं, वो अब अगले वीडियो के अंदर लेक्चरों के अंदर वन शॉट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है कि यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण का अध्ययन है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि मानव के जो कि समाज बनाता है और संस्कृति जो कि है मानव की और पर्यावरण के बीच कौन कौन से कैसे कैसे संबंध हैं वो भी इसके अंदर देखे जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो यह एक स्थानीय यानी कि वितरण का अध्ययन करता है। और हाँ, ये है ना स्थानीय वितरण का अध्ययन करता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि एक रह रहा है जोधपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर और दूसरा रह रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये किससे अध्ययन किया जाता है, तो ये है ना स्थानीय, जैसे कि एक
राजस्थान के अंदर रह रहा है, एक मध्य प्रदेश के अंदर रह रहा है। तो ये स्थानीय वितरण का अध्ययन भी कौन करता है, तो ये करता है अपना मानव भूगोल। और अब लास्ट है जो कि पॉइंट बताया गया है कि लिखा है कि यह एक अंतर विषय है। अब मानव भूगोल क्या होता है कि ये अंतर विषय यानी कि ये इसने ना सभी विषयों से, सामाजिक विज्ञान से और अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र से और पॉलिटिकल साइंस से और हिस्ट्री से, सभी से मिलकर क्या है बना है मानव भूगोल। तो इसके अंदर, इस स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा, तो मानव भूगोल क्या है और प्रमुख परिभाषाएं देखी और मानव भूगोल की प्रकृति देखी। तो 3 पॉइंट इसके अंदर हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब हम इस स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं कि चौथा पॉइंट अपने आता है कि मानव और पर्यावरण का संबंध देखेंगे। मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है, तो पहले हम इसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक दोस्तों। तो चौथा पॉइंट अब डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर मैंने लिखा है बनाई है पृथ्वी, और यहाँ पर लिखा है मानव, और यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण लिखा है। तो इन सभी को मिलाकर मानव क्या करता है, इस पृथ्वी पर इन प्राकृतिक पर्यावरण के माध्यम से ही है ना वो कृषि करता है, उद्योग, नगर, सांस्कृतिक व्यापार संस्कृति रखता है और व्यापार संस्कृति के अनुसार रहता है और व्यापार शुरू करता है। अगर ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण, अब देखें पर्वत, नदियाँ, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, खनिज, ये सभी मानव के जीवन के लिए अहम तत्व होते हैं। अगर ये ना मिले तो मानव इन सभी कार्यों को नहीं कर सकता और जीवन भी संभव नहीं है। तो इन सभी के कारण मानव का क्या है, यहाँ पर जीवन संभव है। और मानव क्या करता है कि ये सभी कार्य अपने जीवन को पालने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए करता है। अब हम इन सभी को मिलाकर हमारे सामने ये आता है कि प्राकृतिक संसाधन मानव को जीवन जीने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करते हैं और मानव उनका उपयोग करता है और अपने जीवन स्तर की उन्नति करता है तथा पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। अब क्या करता है मानव, इन सभी जो कि प्राकृतिक पर्यावरण जो कि मिलता है प्रकृति से, उन सभी का क्या करता है जो कि अपने आवश्यकता के अनुसार चाहिए होता है ना, वो अपने जीवन स्तर की उन्नति करने के लिए इन सभी का कार्य करता है। जैसे कि वो कृषि करता है, उद्योग बनाता है और उसके अंदर मशीनें लाता है, परिवहन उद्योग से जो वस्तु निर्मित होती है वो बेचने के लिए कार्य करता है। नगर के अंदर ये सभी कार्य होते हैं, संस्कृति होती है, व्यापार इन्हीं से होता है। तो ये हमने पढ़ लिया, मानव और पर्यावरण का संबंध है वो पढ़ लिया है। अब हम 5वां पॉइंट देखते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण का एक अर्थ में बोलूँ तो मानव का प्रकृतिकरण यानी कि प्रकृति ही सर्वोपरि है। इसका सीधे शब्द में देखें तो मानव का प्रकृतिकरण यानी कि मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति ही सर्वोपरि है। प्रकृति अपने मानव है ना, प्रकृति अपने अनुसार मानव को ढलाती है, वही मानव का प्रकृतिकरण है। तो इसका संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो जब मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान, कौशल और तकनीकी की सहायता से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और पर्यावरण में परिवर्तन करता है तो उसे ही प्रकृति का मानवीकरण, सॉरी दोस्तों, मानव का प्रकृतिकरण तो मैंने वो समझा दिया। और ये आपने यहाँ पर मेरे से मिस प्रिंट हो गया दोस्तों। ये यहाँ पर लिखा है प्रकृति का मानवीकरण यानी कि मानव का प्रकृतिकरण यानी कि प्रकृति सर्वोपरि है और प्रकृति का मानवीकरण यानी कि मानवी सर्वोपरि है। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है दोस्तों। आपको ये इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मानव का प्रकृतिकरण यानी कि प्रकृति ही सर्वोपरि है और प्रकृति का मानवीकरण यानी कि मानवी सर्वोपरि है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए देखें तो खेतों की कटाई कर कृषि की भूमि बनाना। अब जो कि खेतों में जो कटाई की है, तो जैसे कि पेड़ पौधे जो कि जंगल होता है उसको कटाई करके क्या करता है मानव, तो कृषि योग्य भूमि बना लेता है। ये सभी उदाहरण है प्रकृति का मानवीकरण का है। और दूसरा पॉइंट है कि नदियों पर बांध बनाना। तो नदियों पर बांध बना लेता है, जब ज़्यादा पानी आता है और उसको पीने के लिए काम में ले लेता है मानव। और पर्वतों में सड़क व सुरंगें बनाना। अब जैसे कि ये पर्वत हैं तो यहाँ पर क्या करेगा मानव, जो कि अब सड़क बना रहा था यहाँ पर, तो ये पर्वत आ गए तो यहाँ पर ये सुरंग के माध्यम से ये क्या करेगा
कि अपने आवागमन का, परिवहन का रास्ता बना लेता है। और तीसरा पॉइंट है हो गया। और चौथा है आदि में नगरों के द्वारा सिंचाई करना। अब जैसे कि नदियों से, बांधों से क्या होगा, जैसे कि कृषि योग्य भूमि तो बना ली, अब खेती करेगा। तो अगर बरसात नहीं होती तो मानव क्या करेगा, नहरों के माध्यम से, जो कि बांध बने हैं उनके माध्यम से नहरों के द्वारा सिंचाई करता है बांध बनाकर। अब इसकी सीमाएं भी होती हैं। यह विचारधारा एक, अब देखें तो इसकी ये विचारधारा किसकी है और इसके बारे में क्या क्या है। तो सीमाएं है कि यह विचारधारा एक पक्षीय है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वतंत्रता का नहीं मानती। अब मनुष्य की इस विचारधारा के अंदर यह बताया गया है कि मनुष्य है ना, ये स्वतंत्र नहीं है दोस्तों। अब मानव का प्रकटीकरण के अंदर बताया गया है कि मानव है ना जो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर है ना कुछ सीमाएं भी बताई गई हैं। स्वतंत्र नहीं है और एक विचारधारा कहते हैं कि स्वतंत्र है। यहाँ पर सीमाओं के माध्यम से बताया गया है कि मानव पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। तो छठा पॉइंट है कि पर्यावरण नियतिवाद। यहाँ पर है ना अपने आ गई है जो कि विचारधारा है। तो पर्यावरण नियतिवाद विचारधारा के अंदर क्या बताया गया है, तो इसका अर्थ होता है कि एक विचारधारा है ये जिसके अनुसार प्रकृति ही मनुष्य के जीवन, व्यवहार एवं विकास को नियंत्रित करती हैं। तो ये पर्यावरण नियतिवाद में ये कह सकता हूँ कि ये मानव का प्रकृतिकरण ही है दोस्तों। यानी कि प्रकृति ही सर्वोपरि है और प्रकृति क्या करती है, मानव का कंट्रोल करती है दोस्तों। जैसे कि मानव ने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बना दी तो प्रकृति क्या करेगी, भूकंप लाएगी और भूकंप के माध्यम से ये सभी जो कि बिल्डिंगें होती है ना, इनको क्या करेगी, धराशायी कर देगी दोस्तों। इनको क्या कर देगी, धराशायी कर देगी। और अब मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह है कि प्रकृति सर्वोपरि है और मनुष्य प्रकृति पर निर्भर करता है। और इसके समर्थक की बात करें तो यहाँ पर है ना इसके समर्थक हैं फ्रेडरिक रेडजेल, इसके समर्थक हैं दोस्तों। और मनुष्य का जीवन प्रकृति की परिस्थितियों में निर्धारित है। इसके अंदर बताया गया है कि मनुष्य जो कि जीवन है मनुष्य का, वो प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करता है। और तकनीक का विकास का ये उस समय की है जो कि जब तक है ना पर्यावरण जो कि मनुष्य ना इतना मतलब प्रगति नहीं किया था मनुष्य ने, तब ये विचारधाराएं थी पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद भी इसको कहा जा सकता है। अब देखते हैं संभववाद की। तो संभववाद है ना ये दी थी अपने विडाल डी लाप्लास ने। और इसके अंदर ये बताया गया है, इसका अपन सीधा सीधा देखें ना तो ये आप मान सकते हैं प्रकृति का मानवीकरण, ये मान सकते हैं प्रकृति का मानवीकरण यहाँ बताया गया है। तो ये विडाल डी लाप्लास ने दी है और इन्होंने कहा है यहाँ पर कि प्रकृति केवल अवसर प्रदान करती है, लेकिन उनका उपयोग करके मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीक, यहाँ पर बुद्धि के मनुष्य क्या करता है, अपनी बुद्धि काम में लेता है, कौशल और तकनीक के एवं संस्कृति के अनुसार क्या करता है, बदलाव करता है दोस्तों। क्या करेगा, मनुष्य की बुद्धि का विकास होगा, कौशल का विकास होगा। जो जैसे कि अपने प्रकृति ने क्या किया, तो खेत दे दिए। तो अब मनुष्य क्या करेगा कि जो जंगल है, वो खेत है, उनको साफ करेगा और वहाँ पर खेती करेगा। तो ये मनुष्य ने अपने बुद्धि के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से ये सभी किया है। तो इसका सही आप देखें तो मनुष्य ही सर्वोपरि है, संभववाद का अर्थ है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि प्रकृति अवसर देती हैं, बाध्य नहीं करती। अब प्रकृति अवसर तो देती हैं, अब मनुष्य जैसे कि जब बाध्य नहीं करती, मनुष्य चाहे तो उसका फ़ायदा उठाए या नहीं उठाए। और मनुष्य स्वतंत्र होकर निर्णय लेता है। अब इसके अंदर क्या करता है मनुष्य है ना, वो स्वतंत्र होकर निर्णय लेता है, उस पर किसी की बंदिश नहीं रहती है। और तकनीकी व ज्ञान के प्रयोग से उस विकास होता है। अब इसके अंदर क्या करता है मनुष्य, अपनी तकनीक के और ज्ञान के माध्यम से क्या करता है, विकास करता है। और मानव की क्षमता को महत्व दिया जाता है। इसके अंदर मानव की क्या करता है, क्षमता को महत्व दिया जाता है, क्षमता को महत्व दिया जाता है। अब हम तीसरी विचारधारा देख लेते हैं जो कि अपनी नवनिश्चयवाद है, जिसके प्रतिपादक हैं अपने ग्रिफिथ टेलर। ये तो कहता है कि पर्यावरण नियतिवाद है कि प्रकृति सर्वोपरि है। और संभववाद है जिसके अंदर बताया गया है कि मानव ही सर्वोपरि है। लेकिन नवनिश्चयवाद जो कि इसके अंदर नियतिवाद है, जो ग्रिफिथ टेलर क्या करेगा, ये अपने जैसे कि दो विचारधारा इनको सीलने का कार्य करेगा। कौन, ये ग्रिफिथ टेलर साहब आएंगे और ये कार्य करेंगे। तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। तो
तो इसका ये कहते हैं कि नवनिश्चयवाद के अनुसार है ना, न तो प्रकृति मनुष्य को पूरी तरह से नियंत्रित करती है और न ही मनुष्य प्रकृति को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, यानी कि स्वतंत्र है। और तो दोनों के बीच क्या है कि तालमेल एवं सीमित स्वतंत्रताएं आवश्यक है। दोनों के बीच सीमित यानी कि सीमितता को, दोनों के बराबरी को बात करता है, ना ही प्रकृति सर्वोपरि है और ना ही मनुष्य सर्वोपरि है। दोनों के मेल जोल को बात करता है। ये कौन? ग्रिफिथ टेलर साहब करते हैं। अब इनके मुख्य विचार देख लेते हैं। तो मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए और प्रकृति से संघर्ष नहीं सहयोग करना चाहिए और सतत एवं संतुलित विकास सर्वोत्तम बताए गए हैं और संतुलन पर इन्होंने जोर दिया है। और प्रकृति एवं समाज मानव के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि मध्यम मार्ग अपनाओ। ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि मध्यम मार्ग से ही सभी का भला होगा, यानी कार्य सभी अच्छे होंगे। इसके अंदर देखें तो एक तो होती है प्रकृति के होते हैं नियम और मानव क्या करता है, बुद्धि प्लस तकनीक का इस्तेमाल करता है। लेकिन इनको दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और संतुलित विकास करना चाहिए। और संतुलित विकास क्वेश्चन आ सकता है कि संतुलित विकास के ऊपर बल किसने दिया है, तो ये हम इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने दिया है दोस्तों। और इसका ग्रिफिथ टेलर का मतलब है संतुलित विकास, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे जो कि इन सभी का जैसे कि अब पर्यावरण नियतिवाद देख लेते हैं वापस से एक बार, जिससे कि अपने को याद हो सके, रिवीजन हो सके। और मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूंगा। लास्ट के अंदर मैं आपके क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके आरबीएससी, यूपी और उत्तर प्रदेश, जहाँ भी आपके मध्य प्रदेश, जो कि जहाँ पर भी आपके एनसीईआरटी चलती है वहाँ पर ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा कारगर होगा, तो साबित होगा दोस्तों। तो अब देख लेते हैं, पेन में चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, ये ठीक है ना। तो पर्यावरण नियतिवाद देख लेते हैं वापस से। तो इसका अर्थ होता है इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति ही मनुष्य के जीवन, व्यवहार एवं विकास को नियंत्रित करती हैं। पर्यावरण नियतिवाद के अंदर यानी कि प्रकृति सर्वोपरि है और मुख्य विशेषताएं, प्रकृति सर्वोपरि है, मनुष्य प्रकृति पर निर्भर करता है, मनुष्य का जीवन प्रकृति पर परिस्थितियों में से नियंत्रित होता है, तकनीक विकास का कम होता है। यहाँ पर तकनीक विकास कम होता है, मैंने ये आपको पहले ही बता दी। और इसकी सीमाएं भी बताई गई हैं कि विचारधारा एक पक्षीय है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वतंत्रता को नहीं बांधती है। यह कहती है मनुष्य स्वतंत्र ही नहीं है, अभी प्रकृति पर क्या है कि अभी तक है ना निर्भर है। उदाहरण जैसे कि यदि किसी क्षेत्र की जलवायु अत्यधिक ठंडी है तो वहाँ के लोग ठंडे स्थान पर रहते हैं और उनका जीवन जीने का ढंग भी उसी के अनुसार हो जाता है। और इसकी भी सीमाएं बताई गई हैं। तो ये विचारधारा एक पक्षीय है, क्योंकि ये मनुष्य की स्वतंत्रता को नहीं मानती। इसके अंदर ये उदाहरण के माध्यम से बताए गए हैं कि व्यक्ति क्या करता है कि अत्यधिक ठंड पड़ती है ना, व्यक्ति वहीं पर भी रहता है और प्रकृति के अनुसार वो ढल जाता है। इसी के अंदर ये बताया गया है उदाहरण के माध्यम से दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड के अंदर। तो इस स्लाइड के अंदर हमने देखते हैं कि अब विचारधाराएं हैं, जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बताई थी, जो कि संभववाद थी, नवनिश्चयवाद थी और नियतिवाद मैंने अभी पढ़ा दी। अब हम है ना इसको वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आपने अपने या ये तो कर ली थी, नियतिवाद तो कर ली थी रिवीजन, अब कर लेते हैं समूहवाद का। तो मैं जल्दी ये आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो अर्थ है प्रकृति केवल पर अवसर प्रदान करती हैं, उनका उपयोग मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीक एवं संस्कृति के अनुसार करता है। और मुख्य विशेषताएं देखें तो प्रकृति अवसर देती हैं, बाध्य नहीं करती हैं, मनुष्य स्वतंत्र होकर निर्णय लेता है और तकनीक व ज्ञान के प्रयोग में विकास होता है। मानव की क्षमता को महत्व दिया जाता है इसके अंदर। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की जलवायु अत्यधिक ठंडी है तो वह वहाँ के लोग ठंडे स्थान पर रहते हैं और अपने जीवन जीने का ढंग भी उसी के अनुसार बना लेते हैं। सीमाएं विचारधारा एक पक्षीय है। तो यहाँ पर ये उदाहरण है दोस्तों, ये है ना वो नियतिवाद का आ गए हैं। तो इस उदाहरण को है ना आप मत देखना दोस्तों। अब देख लें नवनीतिवाद को। तो इसके प्रतिपादक है जो कि ग्रिफिथ टेलर हैं और संभववाद के थे विडाल डीला ब्लास।
और इसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं। और इसका अर्थ है कि नव नियतिवाद के अनुसार न तो प्रकृति मनुष्य को पूरी तरह नियंत्रित करती है और न ही मनुष्य पृथ्वी पर पूरी तरह निर्भर रहता है, स्वतंत्र है। दोनों के बीच तालमेल एवं समन्वय की बात करते हैं, ये नियतिवाद है। और इसके अंदर प्रकृति प्लस मानव दोनों का क्या करेंगे, समन्वय संतुलित विकास के अंदर जोड़ दिया गया है। किसके अनुसार, नवनिश्चयवाद के अंदर, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। किसके अनुसार, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। ये इन्होंने ना बहुत ही अच्छी बात की है कि ना ही प्रकृति सर्वोपरि है और ना ही मनुष्य सर्वोपरि है। अब यहाँ पर देख लेते हैं मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र देख लेते हैं। तो उपक्षेत्र के अंदर देखें तो पहले तो उपक्षेत्र देख लेते हैं, बाद में हम देखेंगे सहयोगी अनुशासन यानी कि उपक्षेत्र हैं वो किन किन से मिलकर बने हैं। तो अभी 1 मिनट दोस्तों, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये रेड कर लेते हैं। तो उपक्षेत्र देखते हैं। तो इसके उपक्षेत्र हैं जो कि सामाजिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। ये सभी आपको क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे, याद करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये समझाने योग्य नहीं है, क्योंकि समझा नहीं सकते हैं दोस्तों इनको, क्योंकि ये अपने आप में बड़े चैप्टर होते हैं और यहाँ पर विषय भी होते हैं दोस्तों ये। तो इसके ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अंदर से आपके एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। अब इसके सहयोगी देख लेते हैं। तो सहयोग कौन कौन से हैं। अब सामाजिक भूगोल है वो समाजशास्त्र से बना है, और सांस्कृतिक भूगोल है मानव विज्ञान से बना है, और अपना जनसंख्या भूगोल है जनसांख्यिकी से बना है। आर्थिक भूगोल है वो अर्थशास्त्र से बना है, और कृषि भूगोल है कृषि विज्ञान से बना है। औद्योगिक भूगोल है वो औद्योगिक अर्थशास्त्र से बना है, और परिवहन भूगोल है वो परिवहन एवं वाणिज्य से बना है। राजनीतिक भूगोल है वो राजनीतिक विज्ञान से बना है, और नगरीय भूगोल है वो नगरीय नियोजन से बना है, और प्रादेशिक भूगोल है वो जो कि प्रादेशिक विकास से बना है। तो दोस्तों ये आपको टेबल पूरी याद करनी पड़ेगी, नौवां पूरा का पूरा टॉपिक आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो अभी ले लीजिए दोस्तों। तो बढ़ते हैं अभी आगे। अब हम इस स्लाइड के अंदर हम मानव भूगोल की विकास की यात्रा देखेंगे, और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र देखेंगे, और मानव भूगोल के सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अब इस स्लाइड को पढ़ना। तो मानव भूगोल, इसके अंदर बताया गया है कि मानव भूगोल का विकास यात्रा देखेंगे। तो इसके अंदर हम 4 विकास यात्रा को 4 टॉपिकों के अंदर बांटेंगे, 4 भागों के अंदर बांटेंगे। पहला तो दशक देखेंगे जो कि 1930 का दशक, 1930 के दशक के बीच का देखेंगे। तो इस समय क्या हुआ था, क्षेत्रीय विवरण लिखे जाते थे। क्या क्या किया जाता था, विवरण लिखा जाता था। कोई व्यक्ति कहीं पर घूमने जाता और उसके बारे में वहाँ लिख लेता और वापस एक किताब में अपने छाप देता। तो यह एक क्षेत्र का विस्तृत वर्णन है, और प्रकृति प्लस सामाजिक आर्थिक विकास यहाँ पर बताया जाता था। और अब देखें 1950 से के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक देखें तो इस समय क्या होता था, स्थानीय संगठन बन गए थे भूगोल के। क्या बन गए थे, स्थानीय संगठन बन गए थे दोस्तों। कलर चेंज कर लेते हैं। और इसके अंदर स्थानीय संगठन बन गए थे। इस समय क्या होता था, क्षेत्रीय संगठन बन गए, भूगोल के संरचना और कार्यात्मक अध्ययन पर बल दिया जाने लग गया था। अब क्या इसके अंदर कार्यात्मक अध्ययन पर बल दिया जाने लग गया था। और 1970 के दशक के अंदर है ना मानव अनुकूलीकरण हो गया था। यहाँ पर सांख्यिकी तकनीकें मात्रात्मक क्रांति का प्रभाव आ गया था 1970 के दशक के अंदर। और 1990 के दशक के अंदर है वैश्वीकरण वर्तमान परक आ गया है। वैश्वीकरण, विकास, संसाधन, पर्यावरण, सतत विकास पर बल दिया जाने लग गया। अब दोस्तों यहाँ पर 1970 के अंदर ही वो विचारधारा आई गई थी जो कि अभी तो हमने पढ़ी थी ना, ये वाली विचारधारा है संभववाद, नवनिश्चयवाद और निश्चयवाद या नियतिवाद। वो वाली विचारधारा कहाँ कब आई थी, तो ये आई थी 1970 के दशक के अंदर। और 1990 के अंदर ये क्या हो गया था, उत्तर आधुनिक हो गया था। यहाँ पर है ना ये स्वतंत्र होकर अध्ययन किया जाने लग गया था। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। तो यह एक प्रदेश अन्य प्रदेशों के किस प्रकार और क्यों भिन्न है समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विशिष्टता की पहचान के लिए करने पर बल दिया जाता है। कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विज्ञान विधियों में प्रयोग के लिए विशेष है इसके अंदर।
तो दोस्तों इसके उद्देश्य हैं, दो देश क्षेत्र हैं, तो वो किस प्रकार भिन्न हैं, क्यों भिन्न हैं, उसके कारण क्या हैं, वो इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। और मानचित्र और मानवीय घटनाओं के विश्लेषण के प्राय भौगोलिक नियमों का अनुप्रयोग किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना उसका मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों मानव भूगोल का। तो भूगोल का है उद्देश्य ये तो पूरा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब अपना टॉपिक आता है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अब स्टार्ट करते हैं। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र के अंदर हम पहले 3 टॉपिक पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद हम इसके पूरे के पूरे विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक है कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझना। अब इसका विषय क्षेत्र है तो प्रकृति जो कि पृथ्वी पर जो भी है ना मानवीय तत्वों को है पाए जा रहे हैं उनको समझना है, उनकी व्याख्या करते हैं। और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ अंतःक्रियात्मक विकास करना है। अब सामाजिक विज्ञान के जो भी है ना विषय हैं तो उनके साथ अंतःक्रियात्मक क्या करेंगे, विकास करना है। और तीसरा तीसरा पॉइंट है कि ज्ञान के विस्तार के साथ नए उप क्षेत्रों का विकास करना भी, अब नए उप क्षेत्रों का विकास करना भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो अब उप मुख्य विधियाँ देख लेते हैं, अवलोकन। अब इसके अंदर कुछ विधियाँ कुछ टाइप देख लेते हैं, जैसे कि अवलोकन और विवरण, प्राकृतिक विश्लेषण किया जाता है, समय श्रृंखला के अनुसार आवर्ती विश्लेषण, क्षेत्रीय विश्लेषण इसके अंदर किया जाता है मानव भूगोल के अंदर, या हम कहें भूगोल के अंदर भी क्षेत्रीय विश्लेषण किया जाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं एक। तो क्षेत्रीय भूगोल का उद्देश्य मानवीय क्रियाकलापों के विभिन्न पहलुओं का स्थानिक स्पेशल विश्लेषण करना और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का संबंधों को समझना है। अब क्षेत्रीय भूगोल का अध्ययन क्या है कि एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के बीच क्या संबंध है उसको समझना है, या फिर चट्टानों के बारे में समझना है। ये होता है क्षेत्रीय, यानी किस क्षेत्र के अंदर कैसी व्यवस्थाएं है वो, जैसे कि पर्यावरण संबंधित, जलवायु संबंधित क्या दशा है वो समझ। अब अपना टॉपिक आता है 12वां, जो कि मानव भूगोल और सामाजिक भूगोल के सहयोगी अनुशासन देख लेते हैं। सहयोगी देख लेते हैं क्या है सहयोगी, कौन कौन से हैं। मानव भूगोल का उप क्षेत्र देख लेते हैं। तो मानव भूगोल के यहाँ पर उप क्षेत्र है, यहाँ सहयोगी जो कि सामाजिक विज्ञान के विषय हैं वो लिखे गए हैं। तो सामाजिक भूगोल है तो इससे लिए गए हैं, किससे लिए गए हैं, तो ये समाजशास्त्र से हैं। और सांस्कृतिक भूगोल है वो मानव विज्ञान से बना है। और जनसंख्या भूगोल है वो जनांकीय से बना है। और आर्थिक भूगोल है वो अर्थशास्त्र से बना है। कृषि भूगोल है कृषि विज्ञान से बना है। औद्योगिक भूगोल जो कि औद्योगिक अर्थशास्त्र से बना है। परिवहन भूगोल है वो परिवहन एवं वाणिज्य से बना है। राजनीतिक भूगोल है वो राजनीति विज्ञान से बना है। और नगरीय भूगोल है वो नगरीय नियोजन से बना है। और ग्रामीण भूगोल है वो ग्रामीण विकास से बना है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों, ये याद करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे कि ये इसके अंदर कोई भी समझने की बात नहीं है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों एग्ज़ाम्स के अंदर इन उप क्षेत्रों से संबंधित दोस्तों। अब इसके महत्व देख लेते हैं। तो इन सहयोगी अनुशासनों की सहायता से मानव भूगोल में अधिक व्यापक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक बनता है। इससे क्या बनता है कि मानव भूगोल वैज्ञानिक बनता है, व्यापक बड़ा बनता है और व्यवहारिक बनता है तथा समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। कौन सा, ये सभी है ना कोई मानव भूगोल के अंदर सहायक हैं। अब हम कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं।